हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है बोझ। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो, मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूँगी या वे लोग। यह भी कोई जिंदगी है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उसका मुख देखने लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रहेगी। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों। माँ का उद्देश्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि अनु ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया। अनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया, यह अनु से भी छिपा नहीं रहा। माँ ने क्रोध में उस पर दृष्टि डाली। उसका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही अनु, विनु और विजू को जला डालती। फिर कुछ रुककर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या। हाँ नानी अम्मा। अनु के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ विवाह में गई थी, लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वह रुक्ष हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका ज़रूर छोटा था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि जब मैं मायके जाती, माँ खोद खोद कर इनकी कमाई का हिसाब पूछती। घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी पथ पर चलने का आग्रह करती। किंतु हम सभी भाई बहनों की नसों में पिता की ये दीक्षा रिक्शा रच बस गई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनोनुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब भी सभी अपने काम पर चले गए तो रह गई है रचना और माँ की बातों का जाल। रचना को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर के बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो अनु ही निपटा जाती है, फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम है। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बीनने लगी। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं रचना और आशीष का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर क्रोध आने लगा। सचमुच में मैं मूर्ख हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। मुझे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय नहीं, असह्य लगने लगी। माँ के आने से पूर्व भी तो परिस्थितियाँ यही थी। सब बच्चे अनु, विनु, विजू साथ रहे, किंतु आज उनका रहना असह्य क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा है। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। रचना तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उसी दिन हमें अपनी बड़ी ननद के यहाँ जाना था, किंतु वह जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का धक्का लगने से उन्हें बचाते हुए जीजी और भाई साहब दोनों मृत्यु के ग्रास बन गए। रह गए बिलखते विलाप करते उनके बच्चे अनु, विनु और विजू। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के युग में हर व्यक्ति अपने में ही इतना लिप्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी का करुण क्रंदन मन को विचलित किए दे रहा था। रात्रि के सूनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, आभा, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए जड़ हो गई। कितनी चढ़दौड़ करके अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की गाथाएं गा गा कर मेरे हृदय में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अततो गत्वा बच्चे हमारे साथ आ गए। घर बाहर सभी हमारी प्रशंसा करते, किंतु मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय अनु का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे, तभी मामी आ जाऊं कहती हुई अनु आ गई थी। उस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह नहीं पाई। मामी मेरी ओर देखकर उसने कहा था, आपको बजट बनाते देखकर चली आई हूँ, अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। आप रामलाल की छुट्टी कर दे। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे प्रतिरोध के बाद भी वह नहीं मानी
और रामलाल की छुट्टी कर दी गई। अनु ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद रचना का जन्म हुआ। रचना के जन्म पर अनु ने मेरी जो सेवा की उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी। रचना के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को अनु ने आकर कहा, मामी मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया पर वह नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से यह मेहनत, किंतु वह दृढ़ रही। इनके हृदय में अनु के इस कार्य के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे हृदय में समाज का भय ही ज्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी। बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ रखा है, वह क्या लोगों की आलोचना सहन कर पाएगा। वह प्रतिमाह अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती, कितना कहने पर भी एक पैसा तक ना लेती। यह देखकर मैं लज्जित हो उठती। विनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। इन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। आशीष और रचना दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वह अपने अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चल रहा था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से अनु, विनू और विजू का चेहरा घूम जाता, उसके साथ साथ आशीष का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाह्य मन हाँ कहता, 3 का खर्चा तो कम होगा, किंतु अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो आशीष और रचना भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फफक फकफक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, क्यों रो रही हो? अनु के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया मात्र 2 दिनों में। आशीष और रचना को छिपाकर हर चीज़ खिलाना चाहती थी। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती। मैं अनु की ओर देखने लगी। मुझे लगा अनु नहीं, मेरी रचना बड़ी हो गई है और हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने अनु को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? अनु ने हंसकर कहा, किंतु इसे जाना तो होगा ही। यह करुण स्वर मेरे पति का था। पता नहीं कब वे आ गए थे। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। अनु का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। अनु सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे हृदय पर से बोझ हट गया। उसे हृदय से लगाकर मैं भी खुशी में रो पड़ी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।